प्राथमिक क्रियाएं के ही अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं और इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, जो कि आप क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए कहीं आप देखते होंगे कुछ लोग भेड़ पाल लेते हैं, कहीं गाय बकरी पाला जाता है, कहीं ऊँट पाला जाता है, तो ये अलग या ठंड एरिया में पाया जाता है। तथा आर्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्र में रेनडियर नामक, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, रेनडियर नामक पशु को प्रमुख रूप से पाला जाता है। तो इन सब हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज आप सभी स्टूडेंट के बीच हम आए हैं ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, इसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th में भी पढ़े होंगे प्राथमिक क्रियाएं के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में भी है, लेकिन आज आप डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इस क्लास 12th के ज्योग्राफी में प्राथमिक क्रिया के बारे में। एक एक चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, एकदम शुरू से अंतिम तक आप बने रहिएगा। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उन सभी चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के शुरू से अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आपको हम आगे लेके चलते हैं। इस वन शॉर्ट सीरीज के अंतर्गत आपको भी पता है कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब हम क्लियर करेंगे, सब कुछ बताएंगे, इधर उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। और आपको भी देखोगे इन चीजों में एकदम ध्यान से लगे रहना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि योद्धा एकेडमी के द्वारा आप सभी स्टूडेंट के लिए संघर्ष बैच लाया गया है और इस बैच में आप सभी को देखोगे ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्रिश सर और मैं रोहित सर और अनुराग सर, ये आप लोगों को हम सभी लोग मिलके ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। और आप लोगों के लिए बैच का फैसिलिटी ये सभी रहने वाला है और इसके लिए मात्र आपको 1199 रुपया पे करना है। और इस बैच की वैलिडिटी जो है वह 1 साल के लिए, और आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। इस 1 साल में आप लोग एकदम आराम से, अभी तो देखो आपका इधर तो 3 महीना बीत ही चुका है, आपका एग्जाम भी हो जाता है फरवरी फर्स्ट वीक तक में। आप अपनी तैयारी को इतना दिन में भी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन से संघर्ष बैच में। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन मार्क है तो आप देखोगे आपको जो नंबर दिया गया उस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत देखोगे, क्रियाएं मतलब होता है काम, तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है, जो अभी आपको चित्र में यहाँ दिख रहा होगा ना, मानव का ये सभी क्रियाकलाप जो है वो प्राथमिक क्रियाएं के ही अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं और इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, जो कि आप क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। तो प्राथमिक क्रियाएं में देखोगे तो यहाँ एक किसान है, बैल से खेत जोत रहे हैं, तो खेती बाड़ी आपके इसके अंतर्गत आगे। यहाँ पे देखोगे कुछ व्यक्ति हैं जो कि मछली पकड़ के रखे हैं, तो मछली पालन आपके इसके अंतर्गत आगे। यहाँ पे कुछ पशु को आप घास खाते हुए दिख रहे हैं, डेयरी उद्योग में लोग देखोगे दूध निकालने का कार्य करते हैं गाय से, तो यहाँ पे आपका पशुपालन सीधे सीधे किस में आ गया, प्राथमिक क्रिया में। और यहाँ पे देख रहे हैं वन में कुछ लोग हैं जो कि फल तोड़ रहे हैं, तो वन से प्राप्त होने वाले जो भी चीजें हैं, चाहे वो लकड़ी हो या फल हो, ये भी आपके किस में आ गए, प्राथमिक क्रिया में। यहाँ कुछ लोग को देखते हुए कुत्ते के साथ जाते हुए शिकार करने के लिए जानवरों का, तो शिकार यानी आखेट जिसको आप बोलते हो, किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। यहाँ पे देख रहे हो कुछ लोगों को पेड़ को काटते हुए, तो वन से लकड़ी और फल प्राप्त करना भी तुरंत हम आपको बताइए सब कहाँ से आते हैं। मतलब इन सभी चीजों का जो है अध्ययन किया जाता है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, जिसको अब हम लोग आगे जाकर के डिटेल्स में देखेंगे। अब तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि मानव क्रियाएं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ही पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मानव क्रियाएं क्या है। इसको आप लोग देखिएगा अब कि मानव क्रियाएं क्या है, ये टॉपिक आपके लिए VVI होने वाला है। तो मनुष्य अपनी आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए, मनुष्य अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्य को करते हैं उन्हीं कार्य को मानव क्रियाएं कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति देखोगा अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो कुछ लोग किसी तरह का प्रकार का जॉब कर रहे हैं, अलग अलग सरकारी प्राइवेट कहीं भी, ठीक है।
तो आप जो देख रहे थे ये सभी व्यक्ति कहीं किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए। आप अपने घर में ही देख लीजिएगा, आपके पिताजी, आपके अंकल, आपके बड़े भाई, ये सब कुछ न कुछ तो कार्य कर रहे होंगे। तो मानव अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्य को करता है उन्हीं कार्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव क्रियाएं बोलते हैं। आगे देखिएगा, मानव क्रियाएं के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, लकड़ी काटना, खनन, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवाएं सम्मिलित किया जाता है इन आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। आगे देखिएगा, सरल शब्दों में मानव के वह क्रियाकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है को मानव की क्रियाएं या आर्थिक क्रिया कहा जाता है। सरल शब्दों में क्या, मानव की वह क्रियाकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है, मानव क्रियाएं भी कहलाता है। अब आ जाइए यहाँ पे, मानवीय आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मानवीय आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 4। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक। और आज आप पढ़ने वाले हैं क्या, प्राथमिक, फिर अगला चैप्टर आपका होगा द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रियाएं, ये सब भी। अब यहां से देखिएगा आप प्राथमिक क्रिया के बारे में कि प्राथमिक क्रिया क्या है, इसको समझिएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्राथमिक क्रिया के बारे में आप बताएं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ, प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय वो हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। मतलब डायरेक्ट देखोगे आप इसमें चीजों का उपयोग कर सकते हैं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। आपको कैसे, आप खेती बाड़ी देख लो, आप मछली पालन देख लो, वन से लकड़ी और फल प्राप्त करना, ये सब किस पर निर्भर है, पर्यावरण पर ही तो निर्भर है आपके कौन सा कार्य, प्राथमिक कार्य। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह क्रियाएं पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे किससे जुड़ा रहता है, भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिज के उपयोग से क्या होती है, तथा खनिज के उपयोग से संबंधित होती है। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या आता है, कृषि, पशुपालन, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, वन से लकड़ी काटना, खनन कार्य प्रमुख रूप से किसके अंतर्गत आपके आते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, जो अभी तुरंत हम आपको चित्र के भी माध्यम से दिखा दिए थे। तो आप समझ गए ना कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ये टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसीलिए देखोगे इन चीजों पे हम VVI लिखते जाते हैं कि आपका ध्यान एकदम सही से बना रहे। आगे देखिए, आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट तथा भोजन संग्रह देखोगे मानव द्वारा की जाने वाली ज्ञात या एक प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। मतलब वन में देखोगे जीव जंतु का शिकार करना, भोजन संग्रह के लिए फल फूल इकट्ठा करना, जमा करना, ये सब पुराने क्रियाएं हैं, प्राचीन क्रियाएं हैं मानव का। क्योंकि मानव जब जंगली मतलब जीवन जी रहे थे, जंगल में जी रहे थे, तो आपको भी पता है कि मानव इसी तरह का जीवन व्यतीत करते थे, आखेट करते थे जीव जंतुओं का, फल फूल जमा करते थे, उससे अपना जीवन यापन चलाते थे। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव, अब ये बताए थे ना, आदिम कालीन मतलब प्राचीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीपवर्ती वातावरण पर क्या रहता था, अपने समीपवर्ती वातावरण पर निर्भर रहता था। आगे देखिएगा, उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। जो आदिम कालीन मतलब प्राचीन मानव थे उनका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। सबसे पहला देखिएगा, पशुओं का आखेट करके, आखेट मतलब होते हैं शिकार करके अपने समीपवर्ती जंगलों से खाने योग्य कंद मूल एवं जंगली पौधे आदि को एकत्रित करके मतलब जमा करके आदिम कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट के द्वारा क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। अब आगे आप देखिएगा, तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। प्राचीन काल के आखेटक देखोगे पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या क्या रहती थी, सीमित रहती थी। पहले देखोगे जो लोग शिकार करने जाते थे जीव जंतुओं का, तो उनके पास तीर रहता था, पत्थर का औजार रहता था, इससे वो कम जीव जंतु का ही शिकार कर पाता था। लेकिन अभी ऐसे ऐसे हथियार हो गए हैं जिनसे देखोगे जीव जंतुओं को अधिक से अधिक मार दिया जाता है, जो कि देखा जाए तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नुकसानदायक है।
अब आ जाइए यहाँ भोजन संग्रह को देखिएगा। भोजन संग्रह एवं आखेट यह प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल आगे देखिएगा, इसे अधिकतर आदिम कालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का क्या करते हैं, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए पशु, भोजन, वस्त्र आदि शरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये लोग देखोगे पशु और वनस्पति का संग्रह करते हैं और जाकर के देखोगे इनको बाजार में बेच भी लेते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीक का ज्ञान भी आवश्यकता होती है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भाग में किया जाता है। कहाँ पे देखोगे भोजन संग्रह, यानी भोजन को जमा करके मानवों के द्वारा रखा जाता है। तो इसका देखिएगा अभी यहाँ पे उत्तर उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा आ जाता है, उत्तरी यूरेशिया आ जाता है और दक्षिणी चिली वाला हिस्सा आ जाता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र में, जैसे कि अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो आंतरिक प्रदेश है, यहाँ के भी लोग देखोगे भोजन संग्रह करके रखते हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रह का कार्य कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया। आधुनिक समय में देखोगे तो भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में क्या हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पे ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधे को समान रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का भी कार्य करते हैं। अभी हम बोले थे ना, कुछ औषधीय पौधे होते हैं, फल होते हैं, जानवरों का खाल होते हैं, ठीक है, और भी कुछ जानवरों का जो है शरीर का कोई न कोई हिस्सा देखोगे आकर के ये मार्केट में आकर के भी बेच देते हैं। पेड़ पौधा जो औषधीय है उसको बेचते हैं। उदाहरण के तौर पे देखोगे छाल का उपयोग, जैसे कुनैन, अब देखो कुनैन जो है यह सिनकोना के वृक्ष में पाया जाता है जिससे कि मलेरिया रोग दूर होता है, मतलब मलेरिया बीमारी में। आप लोग और भी पढ़े होंगे क्लास 10 में, टैक्सोल नामक एक देखोगे रसायन होता है जो कि चीर के पेड़ से निकाला जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है कैंसर रोग के दवाई में। तो इसी तरह से और भी कई सारे वन में पाए जाने वाले जो औषधीय पौधे हैं जिसको लोग देखोगे जमा करके उनके छाल, पत्ती, ये सब चीज को बेचते हैं जड़ी बूटी के रूप में। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, रेशा को कपड़ा में बनाना, दृढ़ फल को भोजन और तेल बनाने के लिए, जैसे नारियल सब हो गया, इसका भी देखोगे लोग, नारियल सब हो गया, अखरोट सब हो गया, इस सभी चीजों को लोग बाजार में बेचते भी हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा, क्या आप जानते हैं, जैसे आप च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं पता है आपको? यह जेपेटा नामक वृक्ष में मिलता है, इसे हम लोग चीकल कहते हैं। और यह जो है ना जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। आप जो च्युइंगम खाते हो चबाने के बाद जो वो बच जाता है हिस्सा, ये इसको चीकल बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चीकल। और ये जो चीकल बनता है किस वृक्ष से? जेपोटा वृक्ष के दूध से इसको बनाया जाता है। ये नया जानकारी आपके लिए होगा च्युइंगम खाने वाले। अब आप देखिएगा पशुचारण, ये क्या है? तो पहले हम लोग बात करते हैं पशुचारण के बारे में। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शिकार पर निर्भर मानवीय समूहों ने जनसंख्या के बढ़ने पर यह अनुभव किया कि उनका भरण पोषण केवल शिकार से प्राप्त भोजन सामग्री से नहीं हो सकता है। तब मानव के द्वारा पशुपालन व्यवसाय अपनाने के बारे में सोचा जाने लगा तथा अपने अपने भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध कुछ उपयोगी पशुओं का चुनाव करके उन्हें क्या कर लिया गया? पालतू बनाया गया। देखो आदिम कालीन मानव के बारे में हम आपको बताए थे कि पुराने जो व्यक्ति थे वो अपने जीवन को शिकार करते थे, जो जंगल में जाकर के फल फूल इकट्ठा करते थे। इसमें थोड़ा रिस्क था, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे जानवर को पाला जाए जिसका उपयोग हम लोग जो है भोजन में कर सकते हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए, कहीं आप देखते होंगे कुछ लोग भेड़ पाल लेते हैं, कहीं गाय बकरी पाला जाता है, कहीं ऊंट पाला जाता है। तो ये अलग अलग जानवर को अब लोग क्या करना लगा, मतलब क्या करने लगे? पालने लगे, ताकि इन जानवरों का दूध हो गया, मांस हो गया, इन सब चीजों का उपयोग भोजन के रूप में ये लोग कर सके। और अधिक हो जाता है तो फिर देखोगे लोग इसको बेच भी देते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पे भौगोलिक कारकों तथा तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुचारण व्यवसाय का निम्नलिखित 2 वर्ग मिलते हैं। एक वर्ग मिलता है चलवासी पशुचारण, एक वर्ग मिलता है वाणिज्य पशुपालन।
तो अब आप एक एक करके दोनों के बारे में जानोगे कि चलवासी पशुचारण क्या है, इसको आप देखिएगा। चलवासी पशुचारण में देखोगे ना, जो पशुपालक होते हैं वह अपने पशु को एक जगह नहीं रखेंगे। आपको क्यों एक जगह नहीं रख पाते हैं? क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने पशु को लेकर के कुछ एरिया में जाएंगे, फिर वहां पे ये सब पशु देखो घास उस चरेंगे, फिर उस एरिया में जब इनके पशु के चरने लायक घास नहीं रहता है तो फिर वहां से ये निकल करके दूसरे जगह पे चले जाएंगे। अब इसको समझिएगा इसे। चलवासी पशुचारण मानव का प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं परिवहन के लिए पशुओं पर आश्रित रहता है। पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व उपयुक्त चारागाह के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ये लोग जाते आते रहते हैं अपने पशु के भोजन और चारा के तलाश में। अब समझिएगा, यहाँ पे भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उदाहरण के लिए घुमक्कड़ी पशुचारकों के द्वारा, घुमक्कड़ी मतलब होते हैं जो अपने पशु को लेकर के घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल और सहारा और एशिया के मरुस्थलीय भाग में क्या, भेड़, बकरी और ऊंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ऊंट के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि ऊंट जो है यह मरुस्थलीय हिस्सा में रह सकता है। उसके बाद बकरी, भेड़ भी कुछ पाले जाते हैं इन सभी एरिया में पलित ये लोग, ये सभी क्या है, पशु हैं। आगे देखिएगा, एंडीज नामक पर्वतीय भाग में तथा तिब्बत का जो पठारी भाग है वहां पे दो जानवर पाए जाते हैं, याक और लामा। इसके शरीर पे बड़ा बड़ा बाल होगा, याक और लामा। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखोगे रेनडियर सब। याक और लामा के शरीर पर बड़ा बड़ा बाल होता है, यह ठंड एरिया में पाया जाता है। तथा आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में रेनडियर नामक, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, रेनडियर नामक पशु को प्रमुख रूप से पाला जाता है। तो इन सब पशुओं को देखोगे ठंड के इलाके में पाले जाते हैं। फिर आगे देखिएगा, इन पालित पशुओं को एक ही स्थान पर चारा नहीं मिल पाता है, अतः पशुचारक जो हैं वह घास और चारा के तलाश में उक्त पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को आप देखोगे ना तो चलवासी पशुचारण बोला जाता है, क्योंकि जो पशुपालक होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, विश्व में चलवासी पशुचारण के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है जहां चलवासी पशुचारण अत्यधिक प्रचलित है? जिसमें आपका पहला यहाँ लिखा होगा, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक विश्व में चलवासी पशुचारण का क्या है, सर्व प्रमुख क्षेत्र है इन एरिया में। दूसरा आप देखिएगा, यूरोप और एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में, यूरोप और एशिया महाद्वीप के किस भाग में, उत्तरी भाग में चलवासी पशुचारण प्रचलन में है। और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर में। अब यहां से अब समझिएगा, पशुचारण प्रक्रिया तथा ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब होता है मौसम के अनुकूल व्यक्ति देखोगे जब जगह बदलते हैं अपने पशु को लेकर के ना, तब वो ऋतु प्रवास के अंतर्गत आते हैं। आपको कैसे, तो यहाँ पे आप अब एक एग्जांपल से देखिएगा। नए चारागाह की खोज में पशुचारक समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मी में मैदानी भाग से ये पर्वतीय चारागाह की ओर और शीत में पर्वतीय भाग से ये मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं, और कि इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब समझिएगा, जब गर्मी का दिन, जब गर्मी बढ़ेगा तो जो चलवासी पशुचारक होते हैं ये अपने पशु को मैदानी एरिया से लेकर के पर्वतीय एरिया में चला जाएगा। अब को क्यों, यहाँ अत्यधिक गर्मी भी पड़ने लगता है और यहाँ थोड़ा बहुत घास का कमी हो जाता है, तो ये लोग पर्वतीय एरिया पे चले जाएंगे। तो वहां फिर कुछ दिन रहेंगे, और जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगेगा तो जो पर्वतीय एरिया होता है, पहाड़ी एरिया, तो फिर वहां ठंड पड़ने के कारण बर्फ सब गिरने लगता है। तो जब बर्फ गिरेगा घास पे, जब बर्फ जमा हो जाएगा तो फिर पशु कैसे चर पाएगा, और ठंड भी बढ़ जाता है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, जब ठंड बढ़ेगा तो ये पर्वतीय एरिया से उतर करके मैदानी एरिया में चला आएगा। तो क्या करेंगे, अब ऋतुए के बदलने के हिसाब से ये अपना जगह भी बदला, कि ठंड जब बढ़ गया तो पर्वतीय एरिया से मैदानी एरिया में आ गया, और जब गर्मी बढ़ जाएगा इधर मैदानी एरिया में तो फिर ये पर्वत के ऊपर चले जाएंगे। तो मौसम के हिसाब से जो ये अपना जगह बदल रहे हैं, मतलब ऋतु के हिसाब से, तो इसको क्या बोला गया, ऋतु प्रवास बोला गया है। समझ गए होंगे आप कि ऋतु प्रवास क्या है। अब आगे आप देखिएगा,
भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से, जैसे ये लोग देखोगे मैदानी एरियाज कहाँ चले जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में ये लोग चले जाते हैं, और एवं शीतकाल में फिर ये पर्वतीय क्षेत्र से कौन क्षेत्र में आ जाएगा, फिर ये पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में ये लोग आ जाएंगे। अब आगे देखिए वाणिज्य पशुचालन, अभी तक आप देखे थे चलवासी पशुपालन, अब वाणिज्य पशुपालन देखिए। वाणिज्य पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से कैसा होता है, पूंजी प्रधान। इसमें पूंजी चाहिए, इस तरह की पशुपालन करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। इस व्यवसाय में पशुपालन का व्यवस्थित कार्य अस्थायी चारागाह या पशु का फार्म होता है। फार्म पे वहां पे ढेर सारे पशु को एक साथ रखे जाएंगे, फार्म पर होता है, तथा इसमें पशुपालक तथा पालित पशुओं का किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता है। यह एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यह एक प्रकार का विशेष व्यवसाय है जिसमें देखोगे एक ही प्रकार के पशु पाले जाएंगे। यदि वहां गाय पाले जाने तो सिर्फ आपको गाय नजर आएंगे, भैंस पाले जा रहे हैं तो भैंस का ही फॉर्म, उसके बाद बकरी है तो बकरी, भेड़ है तो भेड़, ये एक ही प्रकार के जीव वहां पे, मतलब वहां पे जानवर आपको दिखेंगे। आगे देखिएगा तो पशुओं के जो है प्रजनन के लिए जननांकीय सुधार, बीमारी पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे पशु उत्पादों का जो है अधिकांश हिस्सा, पशु उत्पादों का अधिकांश भाग वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखोगे ये मुर्गी फार्म है, यहाँ पे ढेर सारे मुर्गी आपको नजर आ जाएंगे। जैसे ये भेड़ का देखोगे फार्म है, यहाँ पे भेड़ सब भेड़ जैसे पशु को पाले जाएंगे, और इनको देखोगे इनके शरीर का बाल यूज कर लिया जाएगा ऊनी वस्त्र के रूप में, अब बाकी इनका मांस यूज होगा, और इनका मांस और अंडा दोनों चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का देखोगे वाणिज्य पशुपालन है। यह व्यवसाय न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से देखोगे इस तरह की चीजें किया जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ तो पशुपालन की बात किए, अब आपका आ गया कृषि की बात। किसका बात आ गया, कृषि। कृषि का आशय क्या है, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन। कृषि का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि जो है अस्थायी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यदि देखा जाए तो प्राथमिक कार्य में कृषि जो है, खेती बाड़ी जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। कृषि उत्पादों से देखोगे तो मनुष्य को भोजन की आपूर्ति के साथ साथ क्या, उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होती है। कृषि उत्पादों में मनुष्य का तो भोजन आपूर्ति के लिए जो बस मतलब जो फसल उपजाया जाता है, उपजाया ही जाता है। कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जो खेती बाड़ी की सहायता से चलता है। आपको कौन सा, जैसे आप देखोगे सूती वस्त्र उद्योग, ये कृषि पर ही निर्भर करता है। यदि खेती बाड़ी नहीं होगा, याद रखिएगा, कपास की खेती नहीं होगा तो सूती वस्त्र उत्पादन हो ही नहीं सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे। जैसे आप देखोगे चीनी उद्योग जो निर्भर करता है, गन्ना नहीं होगा तो फिर चीनी आप यूज कर ही नहीं सकते हो खाने पीने के लिए। तो ये प्रकार कुछ अलग अलग जो उद्योग हैं वह किन पे निर्भर करता है, कृषि पर। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि कार्य में संलग्न है, जबकि विकासशील देशों में कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है, 65%। जैसे हमारे देश भारत की ही ले लोगे, ये हम लोगों का देश भी भारत तो विकासशील देश है, तो यहाँ के भी 65% जो लोग हैं ना, वह भी किसमें है, ध्यान रखिए, खेती बाड़ी में ही लगे हैं। आगे आप देखिएगा विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है तथा इन्हीं प्रभावों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कृषि प्रणाली देखने को मिलती है। अब आप आ जाइए, यहाँ देखिएगा निर्वाह कृषि। आप क्या देखिएगा यहाँ, निर्वाह कृषि को। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए न हो करके कृषक परिवार में उपभोग के लिए होते हैं, और कृषक अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सभी प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि उगाता है। और किसान मुख्यतः जो है कृषि फसलों पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं।
लेकिन कुछ दुधारू पशुओं को भी पालते हैं। देखा जाए तो निर्वाह कृषि क्या है? यह एक प्रकार का कृषि का छोटा स्वरूप है, जो कि छोटा आकार प्रकार है, जिसे किसान सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। मतलब ये उतना ही फसल उपजा पाएंगे जितना में सिर्फ और सिर्फ इनका जीवन चले। और देखोगे कुछ थोड़ा बहुत धन इधर उधर से जमा करने के लिए कुछ जानवर को भी पाल लेते हैं। बाकी उतना फसल नहीं हो पाता है कि ये उस फसल को बेच पाएंगे। सिर्फ इतना ही फसल इनका उपज पाता है जिसमें सिर्फ उन किसान का जीवन चल सके, गुजर हो सके उनका। अब आगे देखिएगा, निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, और दूसरा आपका है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में फिर दो बात आ जाएंगे। एक आपका आ जाएगा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, मतलब जहां चावल की खेती खूब होता है, और एक है आपका चावल रहित, मतलब जहां चावल नहीं होकर के गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, लेकिन चावल नहीं होगा उत्पादन। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, इसको समझिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किए जाते हैं, जहां आदिम जाति के लोग कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका और उष्ण कटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया में। आप यहाँ पे समझिएगा, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे झूम कृषि के भी बारे में। उसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग आदिम कालीन कृषि बोलते हैं। मतलब क्या है समझिए, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि वन वाले पर्वतीय एरिया में या जो वन वाला एरिया उधर रहेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, देखोगे स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत या आदिम कालीन कृषि के अंतर्गत, तो ये लोग करते क्या है कि वन में जहां समतल इसको भूमि नजर आएगा, वहां के ये वन को साफ कर देंगे, पेड़ पौधा को काट देंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर ये क्या करेंगे, जब वो पेड़ पौधा सूख जाएगा उसमें आग लगा करके राख छीट देंगे, राख पूरे जमीन पे फैला देंगे, वर्षा होने के बाद फिर उस पर बीज छीट देंगे। लगातार देखोगे उस एरिया में ये इसी तरह से 4-5 साल खेती करते हैं। जैसे उस जमीन का उपजाऊ क्षमता घटेगा तो जंगल की उस एरिया को छोड़ करके वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जंगल का जो पेड़ पौधा है उसको अधिक नुकसान होता है। तो सरकार इस तरह की कृषि पर रोक लगवा दिया है कि नहीं, आप ऐसा मत करो, आप कोई अस्थायी जगह पे कम से कम 10-12 साल भी तो खेती करो। आप उपजना कम होता है, आप वहां से भाग जाते हो और फिर जंगल का दूसरा एरिया को आप काटते हो, तो इससे जंगल का नुकसान होता है। तो ये स्थानांतरित कृषि है, मतलब कि देखोगे लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान बदल बदल के क्या करना, खेती बाड़ी करना। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि वही स्थानीय कृषि, स्थानांतरण कृषि। देखिए इस कृषि पद्धति में वनों को काटकर तथा आग लगाकर, जो अभी आपको हम समझा रहे थे, कृषि भूमि प्राप्त की जाती है जिसमें जली हुई राख की परत को उर्वरक कार्य करती है। और इसी कारण इस कृषि को हम लोग एक और नाम देते हैं कर्तन दहन। मतलब सबसे पहले तो पेड़ पौधा को काटा जाता है तो वो कर्तन हो गया, फिर उसको सूखने के लिए दे दिया जाता है, उसमें आग लगा दिया गया, फिर वो कहलाते हैं दहन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। अब आगे आप देखिएगा, इसमें इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है तथा इसमें कृषि कार्य पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली तथा फावड़ा से किया जाता है। इस कृषि पद्धति में 3 से 5 वर्ष तक कृषि भूमि में खेती की जाती है तथा इसके बाद भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर नए क्षेत्रों में वनों को जला करके कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। जो अभी हम आपको बताए थे कि जैसे भूमि का उर्वरता क्षमता समाप्त होता है ना, फिर लोग उस एरिया को छोड़ करके जंगल का दूसरा हिस्सा खोजना शुरू कर देता है, जो कि जंगल के पेड़ पौधा के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ वर्ष देखोगे, यहाँ पे कुछ चीजों को समझिएगा। कुछ वर्ष बाद कृषक पुनः पहले वाली कृषि पर उर्वरकता की वृद्धि हो जाने के कारण वापस भी कृषि कार्य करने आ जाते हैं। जैसे देखोगे कुछ देश है जहां पे स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे भारत में देखोगे बोला जाता है झूमिंग कृषि, जिसको आप लोग बोलते हो झूम कृषि, ये स्थानांतरित कृषि का। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग बोला जाता है। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको बोला जाता है मिल्पा। ब्राजील में इस कृषि पद्धति को रोका बोला जाता है। वेनेजुएला में इनको कोनुको बोले जाते हैं, और कांगो में इनको मासोले बोले जाते हैं, और वियतनाम में इसको क्या बोले जाते हैं, रे। और श्रीलंका में इसको क्या बोला जाता है, श्रीलंका में इसको बोला जाता है चेना। तो ये अलग अलग नाम से देखो इनको
बुलाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। अब यहाँ से आ जाइएगा, अब देखो इधर आप देख रहे थे स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरण कृषि या आदिम कालीन निर्वाह कृषि, और यहाँ पे आप देखिएगा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत देखोगे जो फसलों का उत्पादन होता है काफी होता है, अत्यधिक होता है इस एरिया में। तो देखिए यहाँ पे यह कृषि मुख्य रूप से एशिया के घनी जनसंख्या वाले देश जैसे कि कहाँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान में की जाती है। यह कृषि दो प्रकार की होती है, एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि जो अभी आपको बताए थे, जिसके अंतर्गत चावल का खेती खूब होगा। चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है और इसके लक्षण निम्न प्रकार के। पॉइंट नंबर 1, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। इसमें गहन उपयोग का मतलब भूमि को परती बहुत कम छोड़ा जाएगा, ठीक है, लगभग भूमि के हिस्सा में खेती होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। आगे देखा जाए मशीनों का प्रयोग देखोगे तो मशीनों का प्रयोग कम होता है तथा इस कृषि में कृषि यंत्र की तुलना में जो है मानवीय श्रम का मतलब होता है लोगों का मेहनत थोड़ा अधिक लगता है। जैसे आप धान की खेती देखोगे ना, इसमें लोगों द्वारा मेहनत अधिक किया जाता है। धान को रोपनी करना, फिर धान में जब अलग दूसरा घास हो जाता है तो उसको बोला जाता है कमौनी करना, यानी कि धान के में जो क्यारी में धान के अलावा जो दूसरा घास फूस हो जाता है उसको देखोगे कमौनी या निकौनी करके महिला सब जो है उसको चुन चुन के बाहर करेंगे। फिर देखोगे जब धान बड़ा हो जाएगा काटने के लिए मजदूर लोग जाएंगे, तो फिर उस फसल को देखोगे धान का जो वो लार होता है ना, उसको देखोगे पटक पटक के धान को अलग किया जाता है, उसको लार पुआर को अलग कर दिया जाता है। आप देखे होंगे खेत खलिहान में, मतलब खलिहान सब में ढेर सारे देखोगे गांव के मजदूर सब जा जाके चौकी सब रहता है या पत्थर रख दिया जाता है, धान का इतना मोटा मोटा जो बना लेंगे अटिया उसको बोले, तो उसको पटक पटक के धान और लार को अलग कर दिया जाता है। ये आपको गांव में दिखने को मिल जाएगा। इस कृषि में प्रति इकाई कृषि प्रति इकाई कृषि उत्पादन तो अधिक होता है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति कृषक उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, इसका क्या मतलब हुआ, जहां पे चावल नहीं होगा, चावल के अतिरिक्त कुछ और हो जाएंगे, चावल नहीं होगा। कृषि में चावल के स्थान पर क्या उपजाए जाएंगे, गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि फसल का उत्पादन होगा, लेकिन चावल का उत्पादन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि के लिए उचित रूप से वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह कृषि प्रमुख रूप से मानसूनी एशिया के उन भागों में की जाती है जहां उच्चावचन मतलब एरिया थोड़ा ऊंचा है, वर्षा भी कम होता है। जलवायु, मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण चावल की कृषि यहाँ संभव नहीं हो पाती है, तो वहां चावल की जगह कोई और फसल का उत्पादन होता है। ऐसे क्षेत्र में आते हैं उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान शामिल हैं, जहां गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरघम नामक कृषि फसलों का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। भारत में देखोगे सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा क्या किए जाते हैं, प्रमुख रूप से उगाया जाता है। अब आप आगे आ जाइएगा और यहां समझिएगा कृषि के अंतर्गत आपके टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं रोपण कृषि, और यहां से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देखिएगा। अब आप विश्व के अनेक भागों में देखोगे यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेशों में रोपण कृषि फसलों की कृषि प्रारंभ किया था। यदि देखा जाए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सा में जो रोपण कृषि को प्रचलन में लाया वह यूरोपियन लोग लाया। यूरोपियन कहने का मतलब देखोगे इंग्लैंड वाले आए, पुर्तगाली लोग आए, ये सब देखोगे रोपण कृषि को क्या किए थे, शुरू किए थे। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं, यहाँ देखिएगा तो ये सब इस चीज को शुरू करने वाले व्यक्ति थे यूरोपियन लोगों के द्वारा विशेष रूप से अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चाय, कॉफी, कहवा, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास के बागान लगा करके सफलतापूर्वक यहाँ क्या की गई थी, कृषि की गई थी। अब यहाँ से देखिएगा रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है। यह एक फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधे को एक बार, अब यहाँ पे ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोपण कृषि की विशेषता बताएं आप।
आपके एग्जाम में शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। तो इसको देखिएगा, रोपण कृषि की विशेषता। यह एक फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधे को एक बार देखोगे रोपण करने के बाद कई वर्षों तक आप लगातार देखोगे, इससे क्या ले सकते हो, उत्पादन ले सकते हो। जैसे आप बिहार से हो तो आप देखो केला का खेती एक बार लगा दोगे, गन्ना का खेती एक बार आप देखते हो खेत में लगा देने के बाद कम से कम उसको 2-3 साल तक किसान उससे उत्पादन जरूर ले लेता है। इनमें बागानों का आकार बड़ा होता है। इस कृषि में तकनीकी आधार, अधिक पूंजी निवेश, उच्च स्तरीय प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बागानों का आकार कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का इस कृषि में प्रयोग किया जाता है। और सबसे जरूरी चीज देखोगे, एक और चीज चाहिए यहाँ पे, सस्ता श्रम स्थानीय लोगों से ही प्राप्त किया जाता है। मतलब वहां पे जो लोग हैं स्थानीय लोग, मतलब वहीं के आसपास के लोगों को इसमें काम दे दिया जाता है कि आप लोग इसमें काम करो। जैसे केला की खेती हो गया, जैसे गन्ना का खेती हो गया, जैसे चाय हो गया, कॉफी कहवा, ये सब। अब आ जाइए यहाँ पे, इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिका के देखोगे, इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिका के लोगों ने विशेष योगदान दिया। फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी एवं कोको की पौधा लगाया। फ्रांसीसी लोग जो थे, यह देखोगे कहाँ, पश्चिम अफ्रीका में किसका खेती कर दिया था शुरुआत, कॉफी एवं कोको का। आगे देखिएगा, इंडोनेशिया में जो डच लोग थे ये गन्ना का शुरुआत कर दिया। स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपींस में 2 फसल का उत्पादन शुरू किया था, किसका, नारियल तथा गन्ना का उत्पादन किया था। और आगे देखिएगा, यूरोपियन लोगों द्वारा ब्राजील में कॉफी का बागान स्थापित किया गया। यूरोपीय लोग जो है ब्राजील में किसका बागान स्थापित कर दिया, कॉफी का। और ब्राजील के कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राजील में जो कॉफी का मैदान है इसको क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है फेजेंडा। और हम कुछ चीजों को जो अंडरलाइन करते हैं, ये चीजें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत का मतलब आप समझ रहे हैं बड़े लेवल पे, बड़े आकार पे, ठीक है। यहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता है बेचने के लिए, सिर्फ अपने खाने के लिए। यहाँ पर किसान देखोगे अपने प्रॉफिट को देखते हुए खेती करेंगे। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज वाले एरिया, उत्तरी अमेरिका के जो प्रेरीज हैं, जो घास वाला जो मैदानी एरिया है, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान में स्थित है। ये एरिया मैदानी एरिया है और यहाँ पे इन सभी एरिया में देखोगे इस तरह की खेती का फसल विस्तृत रूप में किया जाता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज की प्रमुख विशेषताएं। यंत्र, इसमें देखो मशीन सबका भी यूज होता है। यह एक यंत्रीकृत कृषि है। इसमें खेत जोतने से फसल काटने तक का संपूर्ण कार्य किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीनीकृत कृषि तथा विरल जनसंख्या के कारण प्रति एकड़ उत्पादन जो यहाँ कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन यहाँ अधिक होता है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें इसका मुख्य फसल गेहूं है। इसमें सबसे अधिक देखा जाए गेहूं, जौ, राई तथा मक्का सब विस्तृत वाणिज्य अनाज के अंतर्गत क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। अब आपका आगे आ गया है मिश्रित कृषि। आपको सर मिश्रित कृषि क्या है, यह भी आपके टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिश्रित कृषि हम लोग किसे कहते हैं। तो अब आप इसको देखिएगा, इस प्रकार की कृषि का जो प्रचलन है प्रमुख रूप से विश्व के अति विकसित भागों में मिलता है, जो काफी विकसित कर गया है जो एरिया, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग एवं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का जो है समशीतोष्ण जलवायु वाला जो एरिया है भागों में किस तरह का कृषि मिलता है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि में देखा जाए तो फसल और पशु दोनों को समान महत्व दिया जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, मिश्रित कृषि बोला जाता है। मिश्रित कृषि की विशेषताएं देखिए, इस प्रकार की कृषि में
फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों क्या किया जाता है, दोनों साथ साथ किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, जिस पर बोई जाने वाली फसलों में आ जाता है गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल तथा कंदमूल प्रमुख है। वस्तुतः चारे की फसलें मिश्रित कृषि में अनिवार्य रूप से उगाई जाती है। तीसरा देखिए, एक और जहां कृषक कृषि फसलों के उत्पादन से आय प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर पशु पालन व्यवसाय के अंतर्गत पालित गाय, बैल, सुअर तथा मुर्गी पालन से भी लोग क्या करते हैं, यहाँ देखोगे इनकम प्राप्त करते हैं। मतलब खेती भी लोग करते हैं और पशुपालन भी यहाँ साथ साथ किया जाता है। आगे देखा जाए तो इस कृषि के अंतर्गत खेतों की मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रम का अनुपालन किया जाता है। और इस कृषि के अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्र, भवनों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद का गहन उपयोग पर क्या अधिक पूंजी भी यहाँ पर देखोगे लगता है, यानी अधिक पूंजी खर्च किए जाते हैं। अब आपका आ गया है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या है? इसके अंतर्गत देखोगे दुधारू पशु का पालन होगा। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ के लिए दुधारू पशुओं के पालने के व्यवसाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी उद्योग बोलते हैं। जैसे देखोगे घी, मक्खन, पनीर, ये सब डेयरी उद्योग के ही तो अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, इस व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नत और दक्ष तकनीक मतलब हाई टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। सहायता से दुधारू पशुओं का वाणिज्यिक स्तर पर पालन किया जाता है और इस व्यवसाय में गहन मानवीय श्रम और पर्याप्त पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आगे देखिए, पालित पशुओं के आवास, चारा, भंडारण तथा दुग्ध उत्पादन में प्रयुक्त यंत्रों पर पर्याप्त पूंजी व्यय की जाती है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि का व्यवसाय देखोगे नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में किया जाता है तथा डेयरी कृषि से प्राप्त ताजा दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों की खपत इन्हीं नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में हो जाती है। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब आप आगे आ जाइए। इस व्यवसाय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग एवं पार्श्वीकरण की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसी कारण देखो इस व्यवसाय से प्राप्त विभिन्न डेयरी उत्पाद को दीर्घ समय तक क्या रखा जाता है, दीर्घ यानी लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अब आगे आप देखिएगा डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र, मतलब कहां कहां इस तरह का कृषि होता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप या विश्व में डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा आपका हो जाता है कनाडा और तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया। ये सब जगह पे क्या होता है, डेयरी कृषि किया जाता है। अब आपका आ गया भूमध्य सागरीय कृषि। ये आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत किन किन फसलों का उत्पादन होता है, इन पे अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। विश्व में इस कृषि का प्रचलन भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, दक्षिण यूरोप से देखो उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिसिया से अटलांटिक तट तक और दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भागों में प्रमुख रूप से मिलता है। आगे देखिए, यह एक अति विशिष्ट प्रकार का व्यावसायिक कृषि है जिसमें खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है, जैसे अंगूर, अंजीर तथा जैतून इस कृषि में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फसल हैं। अब जैसे समझिएगा भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत कैसे फसल का उत्पादन होता है, खट्टे और रसदार फसल का, जिसमें सबसे अधिक देखोगे अंगूर, अंजीर और जैतून सब उत्पादित होता है। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा वीटी कल्चर। भूमध्य सागरीय कृषि की यह एक प्रमुख विशेषता है। अंगूर का उपयोग जो है प्रमुख रूप से होता है उत्तम गुणवत्ता वाला मदिरा आप समझ रहे हैं, शराब बनाने में भी उपयोग होता है। घटिया किस्म का जो अंगूर होता है उससे मुनक्का बनता है, मुनक्का और किशमिश निर्मित की जाती है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में
फलों तथा सब्जी के जो मांग आपूर्ति होता है इसी क्षेत्र से होता है। किस क्षेत्र से? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। यहाँ पर देखोगे तो सब्जी और फल का भी पूर्ति होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाजार के लिए सब्जी की खेती और उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी की खेती और उद्यान कृषि क्या है, इसको आप लोग देखिएगा। बाजार के लिए सब्जी की खेती और उद्यान कृषि की विशेषताएं देखिए। इस कृषि के अंतर्गत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए कृषि फसल जैसे कि सब्जी, फलों एवं पुष्पों की खेती की जाती है, जिनकी मांग समीपवर्ती नगरीय क्षेत्र में अधिक होती है। इस कृषि में अधिक पूंजी तथा गहन श्रम की आवश्यकता होती है और इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है तथा इन खेतों का सीधा संपर्क उत्तम यातायात के साधनों के द्वारा उनके समीपवर्ती नगरों से होता है, जिनमें इस कृषि के उत्पादों की क्या होती है, जिनमें इस कृषि उत्पादों की खपत होती है। आगे आप देखिएगा, इस कृषि व्यवसाय में पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज एवं कीटनाशी रसायनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करते हैं, देखोगे उन कृषकों के खेत को ट्रक फार्म कहा जाता है। जिन देखोगे जो कृषक केवल सब्जी का उत्पादन करते हैं उन कृषकों के खेत को क्या बोला जाता है, ट्रक फार्म। ट्रक फार्म इनका नाम क्यों दिया गया इसको समझिएगा। ट्रक फार्म से बाजार तक की दूरी ट्रक के द्वारा अधिकतम एक रात में तय की जाती है, इसीलिए इस प्रकार की जाने वाली कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रक कृषि। मतलब यहाँ पे जो सब्जी उपजाया गया, फल उपजाया गया, उसको ट्रक से ढोया जाता है, जिसलिए इसका नाम ट्रक कृषि भी रख दिया गया है। पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देखोगे तो औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अतिरिक्त जो है कारखाना कृषि भी की जाती है, जिसमें गाय, बैल जैसे पशुधन तथा मुर्गियों को उच्च तकनीक एवं वैज्ञानिक विधि के माध्यम से पाला जाता है यहाँ पे। और इस प्रकार की कृषि देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्यसागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं। नीदरलैंड में देखोगे, नीदरलैंड एक जगह है, यहाँ फूल का उत्पादन होता है, विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप। ट्यूलिप भी देखोगे एक प्रकार का फूल है जो कि पूरे यूरोप के प्रमुख शहर में यहाँ से भेजा जाता है। मतलब फूल का उत्पादन में नीदरलैंड देखोगे यूरोप में सबसे आगे है। अब आगे यहाँ देखिएगा, अब आपका आ गया संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार, और ये अब आपका देखोगे लास्ट ही होने वाला है। संगठन के आधार पर देखोगे कृषि को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया। एक आपका है सहकारी कृषि। ये क्या है, इसको देखिएगा, सहकारी कृषि क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब कृषकों का देखोगे एक समूह, मतलब एक ग्रुप अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर, मतलब खुद में ही अपना ग्रुप, जैसे 10, 12, 15, 20, 50 जो भी है किसान एक ग्रुप बना लेंगे और अपना मतलब सही से देखो खेती बाड़ी करने के लिए, अपनी आर्थिक लाभ के लिए ये लोग मिलजुल करके काम करते हैं, सहकारी संस्था बना करके कृषि कार्य करते हैं, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाले सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने और सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन देखोगे 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में यह सफलतापूर्वक चलाया गया। लेकिन आप देखोगे तो डेनमार्क इसमें सबसे सफल रहा। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि सहकारी कृषि समूह वाला जो आंदोलन है यह किस देश में अधिक सफल रहा, तो उसमें डेनमार्क है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। दूसरा आपका है सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का जो है आधारभूत सिद्धांत, सामूहिक मतलब मिलजुल करके जो खेती करते हैं, तो इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है, जिस पर संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। अब देखोगे कृषि का यह प्रकार जो है, कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने में और उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता प्राप्त के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। कहां पे? तो पहले सोवियत संघ रूस में देखोगे। और इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में बोला जाता है कोलखहोज। सोवियत संघ में इस तरह की कृषि को क्या बोला जाता है? कोलखहोज बोला जाता है। अब आपका लास्ट टॉपिक है खनन कार्य के बारे में, ठीक है। ये आपका देखोगे तो लास्ट टॉपिक है खनन कार्य। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, पहला आपका है भौतिक कारक, दूसरा आपका है आर्थिक कारक। खनन कार्य में कौन सा? जैसे खनिजों का निक्षेप का आकार कितना है, श्रेणी तथा उपस्थिति की अवस्था, मतलब वहां पे कितना मात्रा में खनिज अवेलेबल है और किस तरह से देखो वहां खुदाई हो सकती है, खनिज को निकाला जा सकता है। दूसरा आपका है आर्थिक कारक, खनिज की मांग, वर्तमान तकनीकी ज्ञान का स्तर और इसका उपयोग, आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी तथा परिवहन और मानवीय श्रम पर होने वाला व्यय। जब तक देखोगे इन सभी चीजों को विकसित नहीं किया जाएगा, जैसे वहां पूंजी लगेगा, मानवीय श्रम लगेगा, परिवहन का वहां तक कम से कम सोर्स होना चाहिए, तब तो आप वहां पर देखोगे उन चीजों को जमीन से अंदर ला करके मार्केट तक ला सकते हो। यदि आवागमन का सुविधा सही से वहां अवेलेबल नहीं होगा तो फिर खनिज संसाधन वहां मौजूद भी है तो भी वहां वो धरा का धरा रह जाएगा। अब आगे देखिएगा आप खनन की विधियां। खनिज अयस्क की प्रकृति और उनकी उपस्थिति की अवस्था के आधार पर खनन निम्नलिखित दो विधियां होती है। सबसे पहला आपका है धरातलीय खनन और विवृत खनन, और दूसरा आपका है भूमिगत खनन या कुपकी खनन। तो समझिएगा यहाँ पे धरातलीय या विवृत खनन क्या है। एक स्थान देखोगे जहां मिट्टी और उसके बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है और बाद में खनन करके खनिज या अयस्क को प्राप्त किया जाता है, धरातलीय या विवृत खनन इसको कहा जाता है। यह खनन देखोगे, यह खनन की सबसे सस्ती विधि है तथा इसमें बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। दूसरा आप देखिए भूमिगत खनन या कूप की खनन। खनन की इस विधि में खनिजों को प्राप्त करने के लिए देखोगे इसमें गहरा भूमिगत का खुदाई होगा, अंदर तक भूमिगत खुदाई लंबवत रूप में खोदा जाता है। खनन की यह विधि महंगी होने के साथ साथ अनेक जोखिमों से क्या होता है? युक्त होता है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि भूमिगत खानों में जहरीली गैस होता है, आग तथा बाढ़ जनित दुर्घटनाएं होने का भी यहाँ पे क्या रहता है? खतरा बना रहता है, यानी डर बना रहता है। किसमें? भूमिगत खनन या कूपकी खनन में। विश्व के देखोगे अनेक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन उत्पादन से उच्च श्रमिक लागत के कारण अब पीछे हट रहे हैं। दूसरी ओर देखोगे विश्व के विकासशील राष्ट्र अपनी विशाल श्रमिक शक्ति के सस्ते होने के कारण खनन उत्पादन को महत्व प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा, ये कहां से आ गया ये चीजें, ठीक है, ये तो डाटा दूसरा आ गया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो अब देखोगे तो जो विकासशील देश हैं वो खास करके इन बातों पे ध्यान देते हैं। जो विकसित राष्ट्र हो गए अब वो इन चीजों पे ध्यान देना बंद कर दिए कि इतना मेहनत करेंगे तो हम कहीं और भी अपना धन और पैसा क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विकासशील देश में क्या है कि यहाँ मानवीय श्रम सस्ता मिल जाता है, तो खुदाई का कार्यक्रम गहरा भी है तो चल सकता है। अब आगे देखोगे यहाँ पे आगे आपका कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से आपका देखोगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाता है, ठीक है। आपका टॉपिक देखा जाए तो जितना भी था हम इस वन शॉट वीडियो के अंतर्गत वो डिस्कस कर चुके हैं। अब रही बात आपके क्वेश्चन आंसर का, तो इसके लिए हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। और आप सभी स्टूडेंट यदि चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर रूप से करना चाहते हैं तो योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और जो हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं संघर्ष बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर रूप से कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्लास आपका कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जारी है, जो कि हम वीडियो के शुरू में भी जिक्र कर दिए थे कि आप एप्लीकेशन में कैसे जुड़ सकते हैं, क्लास किस तरह से हो रहा है और आपको कौन कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए। तो आप सभी स्टूडेंट योद्धा एकेडमी पर बने रहें। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिले, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आप सभी स्टूडेंट से अब मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।